नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। और सोशल वर्क से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या PhD या रिसर्च से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड के कुछ टॉपिक्स जो हैं, ख़ास तौर से जो सोशल चेंज से रिलेटेड अप्रोचेज या थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इवोल्यूशनरी थ्योरी जो हमारी है उसमें जो डार्विन की थ्योरी है, ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, साइक्लिक थ्योरीज जो है और लीनियर थ्योरी है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी से। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है इसे विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं, जो समाज शास्त्र का जो खास तौर से आप देखेंगे जब भी आप समाज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप इसके थ्योरीज के बारे में जानते हैं, जहां आपको बताया जाता है कि कैसे जो समाज है उसका विकास हुआ है और किस तरीके से क्या नियम हैं जो समाज के विकास में सहयोग देते हैं या कौन से नियम जो हैं वो लागू होते हैं। और ये प्राकृतिक नियम हो सकते हैं या जो भी हो सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले जो इवोल्यूशनरी थियरी की बात की जाए तो चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने अपनी थियरी दी थी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो कि उनको 1859 यानी 1859 में वो पब्लिश हुई थी। और इसमें जो बाकी की जो थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो उसमें अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे लोग भी थे, जिन्होंने इसको आगे और बढ़ा के जो थ्योरी कैसे समाज का विकास हुआ है, कैसे प्रगति करता है एक समाज, कौन से स्टेजेस होते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है, इन स्टेजेस का सबके बारे में इन लोगों ने बताया था और अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश की थी। और इसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डार्विन की थ्योरी थी, जिसे हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। ये जो थ्योरी है इसको डार्विन ने दिया था, जिन्होंने ये बताया था इन्होंने कि इसमें जो चार प्रमुख जो चीज़ें होती हैं उनको उन्होंने ध्यान में दिया था। और इनका कहना था कि जो समाज है उस समाज में लोग मतलब कैसे वो समाज विकसित करता है। तो उन्होंने एक बात कही थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, मतलब कि जो सबसे सुयोग्य होगा, जो उस वातावरण में खुद को स्ट्रगल करके compete करके खुद को स्टैब्लिश कर पाएगा, वही वो वहाँ पर व्यक्ति या जो भी जो जीव जंतु है जो भी है वो उसमें सरवाइव करके अपने आप को बचा सकता है। और जो सरवाइव नहीं करेगा, जो वीक होगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने एक बात की थी कि कुछ चीज़ें जो बताई थी इन्होंने इन्होंने कहा था कि जैसे कि जो इंडिविजुअल है उसमें कोई स्पेसिस होगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनमें सभी में एक ही तरीके के गुण पाए जाएंगे, सभी एक तरीके के लक्षण रखते होंगे। तो जो स्पेसिस है उसमें जो हर एक जो इंडिविजुअल होगा उसका अपना एक गुण होगा, अपने लक्षण होंगे। वो किस तरीके से सरवाइव कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो अपने अलग अलग होगा, सेम सबको हम नहीं देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक बात की थी कि जैसे कुछ ट्रेट होंगे या जो कुछ अनुवांशिक गुण होंगे, वो जो होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। ये हेरिडिटी में कुछ चीज़ें होंगी जो जैसे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को पास डाउन करेंगे कि वो उसमें वो गुण या वो लक्षण उसमें जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, ऐसा ज़रूरी नहीं है सबकी सबका सर्वाइवल करने का तरीका एक तरीके का हो, या उसमें जो वो कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो एक तरीके का हो। तो और सबकी ऐसे नहीं है कि सबकी क्षमता एक बराबर होगी। तो इसमें आपको अंतर मिलेगा, है ना? इन हर इंडिविजुअल में आपको अंतर ये चीज़ देखने को मिलेगी। और एक चीज़ जो थी कि जब समय के साथ क्या होगा कि जो जनसंख्या होगी उसमें जो पॉपुलेशन होगी वो धीरे धीरे क्या करेगी, खुद को उस वातावरण में ढालने की कोशिश करेगी।
और जो लोग उसमें खुद को ढाल पाएंगे उनकी जो जनसंख्या होगी वो ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि आप जब किसी इन्वायरमेंट में फिट होंगे तो ही आप वहाँ पे बच पाएंगे, जो नहीं फिट होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, और जो सरवाइव कर रहा है व्यक्ति या जो जीव जंतु जो भी है वो उसमें अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेगा। तो ये इनका जो थ्योरी, ये जो 4 इन्होंने की ऑब्जर्वेशन अपने दिए थे ये थे। इसके बाद इन्होंने एक जो बात कही थी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, कि मतलब ये जो एक प्रक्रिया है ना, जो प्रकृति की जो एक प्रक्रिया है कि वो नेचुरल सिलेक्शन अपने तरीके से जो होगा, इसमें क्या है कि जो व्यक्ति अपने आप को उस पर्यावरण के अनुकूल बना लेगा, उस इन्वायरमेंट के में सरवाइव करने के लिए खुद को सुटेबल कर लेगा बेहतर तरीके से, जिसको वो इन्वायरमेंट सूट करेगा, वही व्यक्ति जो है या जो इंडिविजुअल है वो आगे बढ़ेगा। मतलब उसके उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो होगी, सर्वाइवल करने का उसका जो चांसेस है वो ज़्यादा होगा। तो अपने आप को उस वातावरण में ढालना, फिर उस तरीके से अपने पॉपुलेशन को बढ़ाना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारी चीज़ें इसी पे निर्भर करेंगी। ठीक है। और इसमें इसी कारण से आपका देखेंगे पॉपुलेशन में जो चेंज होगा कि कौन से जीव जंतु ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे थे। पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारे जीव जंतुओं की बात होती है कि पहले डायनासोर वगैरह हुआ करते थे, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या हुई, विलुप्त होते गए वो लोग। क्यों? क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए किसी न किसी कारण से, जो नेचुरल सिलेक्शन को दिखाता है एक तरीके से। तो चलिए आगे बात करते हैं अब हम, जो अगस्त काम्टे ने जो अपनी थ्योरी दी थी। तो अगस्त काम्टे की जो थ्योरी है, इन्होंने कहा था कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो चरणों में होता है। चरणों में मतलब स्टेज में होता है, कि मतलब आपका एक स्टेज आएगा उसमें सारी चीज़ें होंगी, जब वो स्टेज पूरा हो जाएगा तब दूसरे स्टेज में जो विकास का जो तरीका होगा वो दूसरे स्टेज में आपका आएगा। तो सबसे पहले जो अगस्त काम्टे ने बताया था, जो पहला स्टेज था वो था थियोलॉजिकल स्टेज, जिसको धार्मिक चरण भी कह सकते हैं। तो ये वो स्टेज था जब सोसाइटी जो थी वो धार्मिक जो मान्यताएं हैं, है ना, और जो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं, जो घटना घटित हो रही है, उसके ऊपर जो बिलीव लोगों का था, जो ईश्वर पे ईश्वर भगवान पे बिलीव था, स्पिरिचुअल पावर पे बिलीव था, वो सारी चीज़ें दर्शाती हैं। जब लोग एक तरीके से पूरी तरीके से बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज या लॉजिक के केवल धर्म और इसमें आस्था रखते थे, और उसी के अनुसार उनकी सारी चीज़ें होती थी। उस टाइम पे आप देखेंगे पुराने समय की बात है, जब सारी चीज़ें होती थी कि लोग उसी पे डिपेंडेंट करते थे, जो धर्म में जो उनके धर्म गुरु कहते थे उनको वो फॉलो करते थे, जो चीज़ें बताई गई थी उसी अनुसार वो अपना काम करते थे, और उसी धर्म के द्वारा ही इनके जो सोशल ऑर्डर होते थे, जो वैल्यूज़ रिचुअल्स होते थे वो डिसाइडेड होते थे। इसके बाद जो आता है स्टेज वो है मेटाफिजिकल स्टेज। इस चरण में क्या हुआ था कि कुछ चीज़ें जो धर्म से रिलेटेड थी उसको लेकर कुछ लोगों के मानसिक जो सोच था उसमें बदलाव आया। जो दार्शनिक कुछ हुए उस टाइम पे, उन्होंने कुछ कुछ धर्मों को लेकर जो एक डिसबिलीव था या फिर जो ऐसी चीज़ें थी जो बना दी गई थी बिना किसी लॉजिक के, लोग उसको फॉलो कर रहे थे, उस पे इन दार्शनिकों ने अपना सवाल उठाया, उस पे उन्होंने अपने डिस्कशन किए कि क्यों ऐसा हो रहा है, या कोई घटना घटित हो रही है तो क्या उसके पीछे कोई ईश्वरीय या प्रकृति की ही शक्ति है, या फिर ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, घटना घटित हो रही है, इसके पीछे क्या भगवान ही है, या फिर ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्रकृति के द्वारा होती हैं कुछ। तो इस पे जब बात हुई तो धीरे धीरे ये चीज़ें बदली, तो थोड़ा एक लोगों के अंदर बदलाव आया अवधारणाओं को लेकर, न्याय के बारे में उनको समझ आया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई घटना घटित हो रही है तो वो भगवान ही रुष्ट हुए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया। इसके बाद जो आता है पॉजिटिव स्टेज, इसमें जो होता है, जो सोसाइटी होती है वो साइंटिफिक नॉलेज वाली होती है। उसमें जो लोग होते हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है कि नेचुरल वर्ल्ड कैसा है, और लोग साइंटिफिक चीज़ों को लेकर देखते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है,
तो लोग वहाँ पे साइंस का भी यूज़ करते हैं कि हाँ भाई इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज है, वो अवेयर हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस टाइम पे, जैसे कि आपने देखा होगा जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम पे लोगों के चीज़ों में बदलाव आया, लोग आपस में एक दूसरे से मिले, ग्लोबलाइजेशन वगैरह आप देखेंगे, उसका परिणाम जो है ये आप पॉजिटिव स्टेज में देख सकते हैं कि वहाँ पे साइंटिफिक चीज़ों को लेकर बात हो रही है, ना कि केवल धार्मिक या फिर जो आपके स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उनको लेकर। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि सोसाइटी इस तरीके से 3 स्टेजेस में अपना विकास करती है। इसके बाद आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि 1898 में आई थी। इनका जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर ही अपना आगे जो सिद्धांत बनाया था, उसको आगे चल के सोशल डार्विनिज्म भी कहा गया था, क्योंकि ये कुछ ना कुछ उनसे मिलता जुलता था। हर्बर्ट स्पेंसर कहते थे जो सोशल चेंज होता है वो समाज इस तरीके से उसमें काम कर रहा होता है कि जो समाज का विकास हो रहा होता है समय के साथ, जो चेंजेस आ रहे होते हैं समाज में, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जाता है। ठीक है। और वो कहते हैं कि ये जो एक प्रोसेस होता है ये नेचुरल सिलेक्शन का होता है। भाई जो व्यक्ति या जो सोसाइटी में जो लोग हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो भी चीज़ें हैं जो फंक्शन कर रही हैं, वो किस तरीके से उस इन्वायरमेंट में फिट हो रही हैं, लोग उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये उसी पे डिपेंड करेगा। नेचुरल सिलेक्शन इसको कहेंगे। जो सरवाइव कर सकेगा वो सोसाइटी में रह सकेगा, और उसी तरीके से सोसाइटी में बाकी चीज़ें भी होंगी, है ना। और इनका कहना था कि क्योंकि जो एक दूसरे से ये सब इंटरकनेक्टेड है, इन्होंने सोसाइटी को एक जैसे मानव का जो शरीर होता है उससे इन्होंने तुलना की है कि जिस तरीके से जो मानव शरीर है उसमें जो अलग अलग अंग होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अलग अलग तरीके से जैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे को। जैसे हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, जो माइंड जो होता है, ब्रेन होता है, उसका काम है सूचनाएं देना, इंफॉर्मेशन देना, बॉडी को कंट्रोल करना, बाकी चीज़ें। तो वो उसी तरीके से इन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया था कि सोसाइटी में कोई कोई संस्था है जो हार्ट का काम कर रही है, कोई ब्रेन का काम कर रही है, ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं। और ये जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ फंक्शन नहीं करेंगी तब तक सोसाइटी का जो सरवाइव करना है वो मुश्किल होगा। और जैसे ये सब चीज़ें साथ में काम करती हैं, सोसाइटी उतने अच्छे से सरवाइव करेगी, उतने अच्छे से फंक्शन करेगी, और उतने ही बेहतर ढंग से डेवलपमेंट कर पाएगी। तो ये चीज़ें थी हर्बर्ट स्पेंसर ने जो बताई थी। इसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिक थ्योरी दिया था जो कि सोशल चेंज से रिलेटेड है। इन्होंने इसमें बात कही थी कि जो भी लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, जब उनके बीच में जो चीज़ें होती हैं, जब कुछ नए विचार आते हैं लोगों के मन में, लोग आपस में बात करते हैं, किसी चीज़ को लेकर किसी परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, या कोई वैल्यूज हैं, कुछ भी है, जो भी चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, अगर उसमें लोगों के बीच में विरोधाभास आ रहा है, किसी कारण से तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो जो नई चीज़ उत्पन्न होती है, जो नया रास्ता निकलता है, उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने जो डायलेक्टिक जो थ्योरी है, इसका जो ओरिजिनल वर्क हम देखेंगे तो ये हेगल का था, जिससे इन्होंने कार्ल मार्क्स ने इसको लिया था। तो इन्होंने दो चीज़ों को बताई थी कि थेसिस और एंटीथेसिस। थेसिस मतलब जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो अभी हैं। एंटीथेसिस मतलब कि कोई नया विचार आया, किसी को हुआ कि भाई ये मान्यता जो है, जो मानी जा रही है, ये गलत तरीके से हो रही है, या ये जो कल्चर है गलत है, इस तरीके से गलत चीज़ें हो रही हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे विचारों का टकराव हुआ, फिर उसके से बीच से कोई एक रास्ता निकलता है जिसको सिंथेसिस कहेंगे, जो कि एक नया कुछ उभर के कुछ नया बनकर आएगा, और वो सोसाइटी में चेंज भी लाता है। तो सोशल चेंज एक तरीके का हुआ, तो वो कुछ एक नया रास्ता बनता है। तो सिंथेसिस जो आता है, नया आइडिया, जो जो भी चीज़ें होती हैं, फिर यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। फिर वो जो सिंथेसिस था वो कभी कहीं ना कहीं आगे चलकर थीसिस बन जाएगा। फिर कोई नए विचार के साथ आएगा, नई चीज़ों को लेकर आएगा, उनके साथ उनका बहस होगा, आपस में बातचीत होगी, फिर कुछ ऐसे ही होगा, और ये साइकिल चलती रहेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख पा रहे होगे।
थीसिस है, एंटीथेसिस और ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि डायलेक्टिकल मीन्स क्या होगा। तो डायलेक्टिकल का मीनिंग जो होता है, ये एक तरीके से ये एक मेथड है जो कि हमें फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट करने में हेल्प करता है ना। इसमें दो, जैसे कि आपके जो आइडियाज़ हैं, जो भी आपके विचार हैं, उसके बारे में अगर जब कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई विचार आ रहा है कि ये चीज़ ऐसे ही क्यों घटित हो रही है, या लोग इसी तरीके से इस चीज़ को फॉलो क्यों कर रहे हैं, समाज में किसी चीज़ को लेकर आपको प्रश्न होता है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप अपना जो भी आपका आइडिया है, जो दृष्टिकोण है, आप वहाँ पे रखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब इन दो तरीके के जो विचार आपस में लड़ते हैं या जो कन्वर्सेशन होता है, तो उससे जो निकल के जो लॉजिकल कोई लॉजिकल चीज़ निकल के आएगी आपका, जब कोई व्यक्ति अपना कुछ लॉजिक देगा, कुछ नया कुछ बन कर आएगा, तो ये जो बातचीत करने का तरीका है, जो तार्किक तरीके से एक दूसरे के साथ अपनी असहमति रखने का तरीका है, इसी को डायलेक्टिकल कहा जाता है, डायलेक्टिकल कहा जाता है, और इसी को डायलेक्टिकल थ्योरी में हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपके जो आपके एक होते हैं जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं और एक निम्न वर्ग के लोग होते हैं, और आपस में जब उनके बीच में तनाव उत्पन्न होता है, तो अपना विरोधाभास और बाकी चीज़ें नियमों को लेकर होता है, और फिर चीज़ें और बदल जाती हैं, फिर कुछ नया दृष्टिकोण आता है, कुछ नया हल निकलता है, समाज में नया परिवर्तन आता है। तो यही जो पूरा प्रोसेस होता रहता है, इसी को डायलेक्टिकल थ्योरी कहा था कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद आता है साइक्लिकल थ्योरी। तो साइक्लिकल थ्योरी जो है, ये इसे चक्रीय सिद्धांत कहते हैं, और ये जो सिद्धांत होता है, इसके अनुसार कहा गया है कि जो भी समाज है, जब वो विकास कर रहा होता है, तो वो इस तरीके से काम करता है कि जब वो विकास कर रहा होगा, तो वो अपने एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज पे आता है, और फिर घूमकर वही पुराने स्टेज को वो दोहराता है। तो ये एक साइक्लिक थ्योरी कही गई है कि मतलब ये चीज़ें जो है घूम फिर के आएंगी। पहले जो होगा, समाज का विकास होगा, फिर वो चीज़ें थोड़ी स्थिर रहेंगी, फिर धीरे से वो डिक्लाइन करेगा, फिर ऐसे ही राइज करेगा। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा, और इसी प्रोसेस के थ्रू समाज का विकास होता रहेगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने अपना साइक्लिकल थ्योरी जो बताया था। इसके बाद है जो इसमें कुछ थ्योरीज हैं, इसमें आप ओसवाल्ड स्प्लेंगर की थ्योरी देखेंगे, तो इन्होंने ये बताया था कि जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि जो कल्चर होता है ना, किसी समाज में जो कल्चर है, वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। जैसे कि कोई शिशु जन्म लेता है, ठीक है, उस वो ग्रोथ करता है, बाद में फिर मैच्योरिटी आती है उसमें, फिर वो डिक्लाइन कर जाता है। मतलब कि आप एक मानव जीवन को ही देखेंगे कि एक बच्चा जन्म लेता है, वो पढ़ाई लिखाई करता है, आगे चलकर उसका विकास होता है, फिर वो अपना जो समाज में उसके जो दायित्व है उसको निभाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरीके से इन्होंने समाज के बारे में भी कहा था कि जो समाज है उसमें इसी तरीके से कुछ संस्कृति का विकास होता है, अपनी एक अलग संस्कृति होती है हर समाज की, उनका कुछ अपना अलग ढंग रहने का होता है। धीरे धीरे चीज़ें बदलाव आता है, वो लोगों से सीखते हैं, समझते हैं, समाज में कुछ नया चीज़ आता है, फिर वो समाज में कुछ दिनों तक रहता है, फिर वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से ये चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। इसके बाद जो पार्टिम सोर्किन थे, सोर्किन ने अपना एक दिया था थ्योरी, जिसमें इन्होंने 3 स्टेज बताए थे। इन्होंने बताया था कि इसमें एक एडिशनल कल्चर होता है, जो कि जो धार्मिक और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, वो उससे डोमिनेटेड होता है। मतलब उस टाइम पे धर्म और जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उस पे ही सारी चीज़ें उसी के अनुसार वही समाज को एक तरीके से दिशा प्रदान कर रही होती है कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें और विकसित होती जाती हैं, तो आइडियलिस्टिक कल्चर आता है, जिसमें क्या होता है कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो उसमें ज़्यादा देखी जाती हैं। वहाँ पे सिर्फ धर्म या रिलीजन को या स्पिरिचुअल चीज़ों को नहीं देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके कुछ मोरल वैल्यूज़ अपने होते हैं, एथिकल वैल्यूज़ होते हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें और बदल जाती हैं। फिर जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो सेंशियल वैल्यूज़ हैं, जिस पे मतलब एक तरीके से जो
समाज के लिए ज़रूरी है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब एक संवेदना कह सकते हैं, वो चीज़ें जो होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं। ये एक तरीके से आपका जो साइंटिफिक स्टेज की तरह हम इसको मान सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थियरी, जो कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, संरचनात्मक कार्यात्मकवादी सिद्धांत जिसे कहते हैं हम। और ये समाज में जो डिफरेंट जो आपके इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, जैसे कोई सोसाइटी है उसमें आप उसको एक व्यक्ति का मान लीजिए, एक मानव शरीर मान लीजिए, उसमें अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि ब्रेन होता है, हार्ट होता है, और आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही समाज में इंस्टीट्यूशन है, उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर जब तक सारी चीज़ें फंक्शन साथ में नहीं करेंगी, एक व्यक्ति जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। सेम ऐसा ही आपको समाज में देखने को मिलेगा। जब उसके सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर सही ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे, तो वो सोसाइटी जो है वो सही ढंग से अपने जो उसका विकास होना चाहिए वो नहीं होगा, वो सोसाइटी सही ढंग से काम नहीं करेगी। तो उसी तरीके से हम इसको लेते हैं। इसलिए आप देखिए, इसको समझ सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थियरी। मतलब यहाँ स्ट्रक्चर का मतलब किसी स्ट्रक्चर से हो रहा है, और फंक्शन का मतलब आप समझते हैं कि मतलब कोई चीज़ है जो फंक्शन कर रही है, काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये आ जाएगा। इसमें जो की कॉन्सेप्ट था, इसमें बताया गया है कि एक सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है, जिसमें जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके किसी एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आती है। इसके बाद होता है कि इसमें एक स्ट्रक्चर होगी, जिसमें सबके अपने अपने जो सिस्टम है उसमें एक स्ट्रक्चर होगा, उसके अपने अलग अलग पार्ट होंगे। जो पार्ट हैं वो उनके अलग अलग रोल्स होंगे, काम कर उनका होगा कि उनको यही काम करना है, ऐसे करना है, जिससे सारी चीज़ें अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होंगी। इसके बाद होता है फंक्शन, जो कि सभी जो सिस्टम के हिस्से हैं वो सही तरीके से अपने काम को कर रहे हैं या नहीं, क्या उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है, और सेम अचीवमेंट अपना उनका होता है कि किसी गोल के लिए वो काम कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि जैसा कि हमने कहा कि मानव शरीर की तरह है, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को हेल्प करेंगे कि वो बेहतर तरीके से सरवाइव कर सके और अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। तो ये की कॉन्सेप्ट था। इसका हम अगर एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे कि आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन अलग अलग जैसे आपके हो जाएंगे, फैमिली है, स्कूल है, इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है, रिलीजन है, ये सब क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के। और इन सब का एक जो समाज है उसके बेहतर तरीके से काम करने के लिए, या जो समाज में व्यक्ति रह रहा है उसके विकास के लिए ज़रूरी है कि ये सभी अपने रोल को बेहतर तरीके से कर पाए, ये सभी बेहतर तरीके से फंक्शन कर पाए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है जिसके फैमिली में उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रही है, तो वो समाज से उसे क्या कुछ भी बाकी चीज़ें जो मिलेंगी उसको, एजुकेशन या बाकी चीज़ें जो मिल रही होंगी, कहीं न कहीं वो उसके पर्सनैलिटी में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो वो चीज़ें कमियाँ रह जाएँगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि चारों तरफ से सभी चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से फ़ंक्शन करें, जिसमें आपको लव, केयर, जो आपके एजुकेशन, नॉलेज की बात की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको सिक्योरिटी या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रहे हैं, इकॉनमी की तरफ से जो चीज़ें प्रोवाइड किया जा रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिले। ठीक है? और ऐसी संस्थानें जो हैं आपस में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और इसी के सपोर्ट से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल था। इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर थ्योरी के बारे में। जो लीनियर थ्योरी है, ये आपका कहती है कि जो सोशल चेंज है वो एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है। मतलब कि जो सोसाइटी है वो एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, लेस डेवलप की तरफ से डेवलप की स्टेट की तरफ जाती है। मतलब अगर हम अपने ही सोसाइटी का एग्जांपल लें, पहले हमारा जो समाज था वो किस तरीके का था, हमारा जो समाज था वो नॉर्मल हम देखते थे कि सिंपल सा लोग अपना जीवन बसर करने के लिए कृषि या ऐसे कुछ काम करते थे, जिसमें मिलजुल के वो अपना काम करते थे और कमाते थे, उसी से वो जो उनका होता था सर्वाइवल, भोजन बेसिक नीड होती थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, अब लोगों के जो जीवन का लक्ष्य है वो बदल गया है। अब लोग टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। तो पहले लाइफ थोड़ी सिंपल थी,
अब कॉम्प्लेक्स हो गई हैं चीज़ें, नई नई चीज़ें। अगर आप किसी ऐसी डेवलप्ड सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको वो चीज़ें सीखनी होंगी, वरना आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी से आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है और लेस डेवलप से मोर डेवलप आप देख पा रहे हैं। तो ये डिफरेंट लेवल पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये चीज़ें केवल किसी एक चीज़ में चेंज नहीं होंगी, ये आपकी जो लेवल, जो सोशल लेवल है, इकोनॉमिक लेवल है, पॉलिटिकल जो लेवल है, सब में बदलाव आएगा, सब में चेंजेस आएंगे। फिर ये आपको लीनियर थ्योरी ऐसे देखने को मिलेगी। जैसे हमने अभी बात की कि लीनियर थ्योरी है जो, उसमें प्रोग्रेस आपको देखने को मिलता है। आप जो ब्रॉस्ट कंडीशन है उससे आप बेटर कंडीशन में जाते हैं, और आपके कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें आपका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमने बात किया, पहले सिंपल होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसे आपका होगा। फिर इसे लीनियर इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, जिसमें इवेंचुअली जो सोसाइटी है वो हर तरीके से आपको देखने को मिलेगी कि एक अंततः विकास की तरफ जा रही होगी, है ना, हाईएस्ट स्टेज पे जा रही होगी। आपका पहले वो सिंपल एक लोअर स्टेज पे था, फिर धीरे धीरे डेवलप करके चला गया। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे जो कंट्रीज होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, फिर डेवलपिंग कंट्री है, उसको डेवलप्ड कंट्री है। तो इसका ये एक एग्जांपल आप ले सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन थियरी की, जो कि ये थियरी कहती है कि जो सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज होता है, वो जो प्रोसेस होता है वो आपका ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जाता है। तो ये जो थ्योरी है वो मॉडर्नाइजेशन की बात करती है। वो कहती है सभी जो सोसाइटीज हैं वो कभी ना कभी अपने मॉडर्न जो स्टेज है उस पर पहुँच जाएंगी। तो मॉडर्न स्टेज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जो इकॉनमी का डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, या जो रूरल एरियाज़ हैं, उनका अर्बनाइजेशन हो जाएगा। और जो आपकी गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक हो जाएगी, लोकतांत्रिक हो जाएगी। और जो एजुकेशन या लिटरेसी रेट होगा वो हाई हो जाएगा, और एक धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का विकास होगा। वहाँ पे किसी धर्म के कारण कोई भेदभाव या ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। वो वहाँ पे लोग धर्मनिरपेक्ष होंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, उनके जो भी जिस तरीके से जो भी चीज़ें हैं। इसके मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की जो अगर हम बात करें तो इससे जुड़े हुए दो लोगों का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। एक है वॉल्ट वाइटमैन और एक डेविड मैकक्लेन। इन्होंने अपनी इस थ्योरी के बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिसमें जो वाइटमैन रोस्टर थे उन्होंने 5 स्टेज बताए थे, 5 स्टेज मॉडर्नाइजेशन के। और वहीं मैकक्लेन ने बताया था कि कैसे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो किसी व्यक्ति या समाज के अचीवमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे इन चीज़ों को प्रमोट करता है। तो इन्होंने अपना ये कुछ स्टेजेस बताए थे। इस तरीके से हमने आज जाना कि ये जो भी सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, जो सोशल चेंज है, उससे रिलेटेड बहुत सारे जो बड़े बड़े जो विचारक थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने थियरीज दी। तो ये सारे थियरीज हमने आज डिस्कस कर ली हैं। आगे के जो भी हमारे वीडियो होंगे उसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क या नेट जेआरएफ से रिलेटेड, आप उनके साथ भी ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। एंड आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।